अटेंड कर पाई, लेकिन परसों मैंने ब्रिगेडियर सर को सुना था और आज मैंने सभी स्पीकर्स को सुना, तो मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला और मैंने भी कुछ नोट्स तैयार करे। तो बहुत ही अच्छा ये सेशन है। और जो मुझे बोलने के लिए मिला है उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम स्टूडेंट को किसी को देखें तो हम 3 स्टेजेस में मैंने उनको डिवाइड करा है कि एक स्टूडेंट अंडर 20 और 20 to 30 जो उसका कैरियर मेकिंग का टाइम होता है, और अबाउट द 30 ईयर्स। अंडर 20 जो हमारे इस ग्रुप में बच्चे जुड़े हैं, 9th के 11th के 12th के भी बच्चे हैं, और उन बच्चों का मेन एम ये रहता है कि वो पढ़ाई करें। उनके पेरेंट्स का, सोसाइटी का, उनका खुद का भी ज़रूरी है। एक हमारा संवैधानिक हक भी है और हमें मिलना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। अगर बहुत सारे बच्चे बोलें हमें तो बिजनेस करना है, हमें इतना एजुकेशन की क्या जरूरत है, बहुत सारे लोग कह देते हैं। मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, तो जब मैं गांव में जाती हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग कह देते हैं कि हमें बच्चे को क्यों पढ़ाना। मेरा ये मानना है, चाहे हम खेती करें, चाहे हम व्यापार करें, चाहे हम मजदूरी करें, चाहे कोई भी काम करें, चाहे गांव में रहें चाहे शहर में रहें, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और लकीली हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे सरकारी स्कूलों की भी कंडीशन अच्छी है, प्राइवेट तो खैर हमारे यहाँ नहीं अच्छी। अधिकतर बच्चों को भी पढ़ने का हक मिल पा रहा है। पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता और आपके भविष्य में आपके ज़रूर काम आएगी। मेरा फोकस हमेशा ये रहा, मैं थोड़ा लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ और उनको मैं थोड़ा फेवर ज़्यादा करती हूँ। जब मैं यहाँ डॉक्टर थी और पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं था, तो भी मैं लड़कियों को फेवर करती थी कि उनको पढ़ना चाहिए। यदि किसी लड़की की पढ़ाई किसी कारणवश रुक रही है तो हम अपनी लोकल हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से कोशिश करते थे कि ये बच्चे पढ़ने चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ या मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, उससे सोसाइटी नहीं बदलती। सोसाइटी इस बात से बदलती है कि हमारे चारों तरफ कितने पढ़े लिखे हैं। और उसमें मुझे लगता है हम सभी को, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, जो पढ़ाने वाले हैं पेरेंट्स या जो सपोर्ट करते हैं कुछ ऐसे बच्चों को, उनको भी अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि पढ़ने के बाद अगर आप सोचिए कि हम खेती करते हैं तो हम मॉडर्न तरीके से खेती कर सकते हैं, हम पॉली हाउसेस बना सकते हैं, हम फ्लोरिकल्चर कर सकते हैं, हम मछली पालन कर सकते हैं, साथ में कितनी ऑर्गेनिक हम आजकल खेती है वो कर सकते हैं। तो खेती आजकल एक व्यवसाय हो गया है, लेकिन वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी नॉलेज को अपग्रेड रखेंगे, हमारी एजुकेशन अच्छी हो। और जो हमारा, हम ये बोले कि 12th क्लास से पहले का टाइम है, लगभग मैंने जो देखने में पाया है कि 8th 9th तक बच्चे अपने माता पिता के अनुसार चलते हैं, अपने मदर फादर ही उनके आइडियल होते हैं और जैसे वो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन 9th में आके बच्चे के फ्रेंड्स भी बनते हैं और बच्चे का एक अपना सेल्फ डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और बच्चा एक सोचने लगता है कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है। और पहले भी काफ़ी स्पीकर्स ने बोला कि बच्चा अपने घर से ही सब कुछ देख के आगे बढ़ता है। अगर अपना बच्चा ये देख रहा है कि घर में एजुकेशन की वैल्यू है तो पढ़ने में ज़्यादा उत्साहित रहेगा। अगर उनको लगता है कि घर में ये कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, बच्चे को तो हम बिजनेस करा देंगे, बच्चे को तो हम ये करा देंगे, बच्चे को तो पैसा बहुत है हमारे पास, वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। पेरेंट्स को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चे को हम हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। साथ ही साथ जो इन बच्चों की प्रॉब्लम होती है, जो अंडर 12th स्टैंडर्ड, उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्या सब्जेक्ट लें, क्या चूज़ करें। क्या उनके फ्रेंड ने अगर साइंस लिया तो उनको भी लेना चाहिए? क्या साइंस ज़्यादा बेटर ऑप्शन है? ह्यूमैनिटीज़ या और सब्जेक्ट जो हैं आर्ट्स के, वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं। उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। हमें अपने बच्चों को भी असेस करना चाहिए, बच्चों को भी खुद को सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है, जो वो बनना चाहते हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, वही सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए। और बहुत बार ये देखने के लिए आता है कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि पड़ोसी वाला जो बच्चा है वो IIT की तैयारी कर रहा है तो तुम भी मैथ्स करो, या मेरी सिस्टर का बेटा इंजीनियर बना तो तुम भी मैथ्स करो। बच्चा मैथ्स में वीक है, बच्चा कॉमर्स बहुत अच्छा कर रहा है, बच्चा ह्यूमैनिटीज़ में बहुत अच्छा है, बच्चे की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसको हिस्ट्री लेने नहीं दे रहे हैं। आप उसको एक फ्यूचर IAS बनने से रोक दे रहे हैं।
कि नहीं उसको तो साइंस ही पढ़ना है, उसको तो मैथ्स ही पढ़ना है, या उसको बायोलॉजी ही पढ़ना है। तो ये एक जो कंबाइंड डिसीजन है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चे हैं उनका, ये कहीं ना कहीं हमारा एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आज बदलते समय में हमें बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए, काउंसल करना चाहिए कि तुम्हारा ये सब्जेक्ट अच्छा है, तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा। बच्चे अपने पास अपने फ्रेंड्स देखते हैं, अपनी फैमिली देखते हैं। बहुत बार मैंने बहुत सारे बच्चों को ये कहते सुना कि हमारी तो मिठाई की दुकान है, हम तो मिठाई की दुकान नहीं करेंगे, हम तो कुछ और काम करेंगे। ठीक है, अपनी इच्छा है। यदि किसी बच्चे को अपने प्रोफेशनल, अपने जो पुश्तैनी बिजनेस है उनके घर का, उसमें नहीं जाना है, तो अगर उसमें कैलिबर है तो उसको आगे बढ़ना चाहिए, अपनी ब्रांचेस चेंज करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए कि नहीं मुझे ये करना ही नहीं है, वो जिद वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज मॉडर्न टाइम में, जैसे मैंने खेती का ही आपको एग्जाम्पल दिया, अगर किसी की स्वीट्स की शॉप है और बच्चा उसमें जाना चाहता है, तो आजकल कितने सारे कोर्सेज हैं, बेकरीज के हैं, आजकल शेफ्स के बहुत सारे कोर्स हैं। तो हम क्या स्वीट्स की, अपनी मिठाई की दुकान के साथ हम एक अच्छी बेकरी नहीं लगा सकते? एक बहुत हाई स्टैंडर्ड की हम बेकरी बना दें और वो हमारा प्रोफेशन बन जाए। अल्टीमेटली इस समय हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। अगर मुझे अपने पुश्तैनी बिजनेस को ही आगे लेके जाना है, तो मुझे उससे रिलेटेड ही ब्रांच चुननी चाहिए, उसी डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए। और अगर मुझे ये लगता है कि मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी है, मेरे अंदर एक सेवा भाव है कि मैं मरीजों को देख सकती हूँ, मैं मरीजों का इलाज कर सकता हूँ, और मैं काफ़ी टाइम एक सेवा भाव के साथ समाज को दे सकता हूँ, तो हमें डॉक्टरी में जाना चाहिए। या किसी को ये लगता है कि मुझे इंजीनियरिंग या कंप्यूटर, जो भी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होते हैं, मैं उसमें अच्छा कर सकता हूँ, तो उसको जाना चाहिए। तो उसके पेरेंट्स को इंसिस्ट करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि वो बच्चा इंजीनियर है या डॉक्टर है या अच्छे एक डिज़ाइनर है, उसमें हमारे बच्चे को जाना चाहिए, ये मुझे लगता है कि ये हमारी एक कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन अपने बच्चों के साथ ठीक नहीं है, या बच्चे का कम्युनिकेशन अपने पेरेंट्स के साथ ठीक नहीं है, और उसमें नतीजे कभी कभी बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी मैं एक बात कहूँगी कि आजकल पेरेंट्स, बच्चे से ज़्यादा टेंशन पेरेंट्स को रहती है। ठीक है, पेरेंट्स को टेंशन होनी चाहिए, लेकिन क्लास में फर्स्ट ही आना है, 95% से ऊपर ही आना है। उस बच्चे को इतना स्ट्रेस हो जाता है कि बच्चा 95% से ऊपर तो क्या, बच्चा नहीं कर पा रहा है, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, बच्चे को एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगती हैं। बच्चा किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, उसका फ्रेंड फर्स्ट आ गया है, उसका फ्रेंड टॉप कर गया है, बच्चा पीछे रह गया। मैं सभी को, स्टूडेंट्स को भी कहना चाहती हूँ और जो सीनियर्स बैठे हैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि ये प्रकृति ने, हम प्रकृति भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, सभी को स्पेशली बना के दिया है। प्रकृति ने कैक्टस भी बनाया है जिसमें कांटे कांटे होते हैं, चुभ जाता है, और प्रकृति ने आम का पेड़ भी बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांटे वाले जो कैक्टस है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज हैं उसकी, बहुत सारी खूबसूरती है, बहुत सारी उसमें विशेषताएँ हैं। इसी तरह से जितने भी बच्चे बनाए हैं, भगवान ने किसी न किसी को कोई ना कोई ब्लेसिंग दे के भेजा है, वो किसी न किसी फील्ड में आगे बढ़ेगा। और सभी बच्चे स्पेशल होते हैं, किसी न किसी खासियत से भरपूर होते हैं। हमें किसी बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए, ना ही किसी बच्चे को किसी दबाव में पढ़ाई या सब्जेक्ट के चूज़ करने में या कैरियर को चूज़ करने में, ना हमें दूसरे की नकल करनी चाहिए, ना हमें प्रेशर में आना चाहिए, और ना ही पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए। क्योंकि आज जो पुराने समय में हम प्रॉब्लम्स बीइंग अ डॉक्टर देखते थे कि बड़े लोगों को, 30+ वालों को प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो आज 9th क्लास का बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्योंकि उसका पेरेंट्स का प्रेशर बहुत है। फैमिली में एक बच्चा है, मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा बच्चा तो इंजीनियर बनेगा, मैं IAS हूँ तो मेरा बच्चा IAS बनेगा। बच्चा IAS क्यों बनेगा? उसका तो मन ही नहीं, उसका मन तो इंजीनियर बनने का है, उसका मन तो ड्रेस डिज़ाइनिंग करने का है। हम जब 30 साल पहले थे या हम 40 साल पहले थे, हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे बहुत सारे, हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन नहीं थे जो आज बहुत सारे कैरियर के रूप में वो चल रहे हैं और कैरियर के रूप में लोग अपना रहे हैं। अगर आप 40 साल पहले जाएं तो, अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो बहुत सारी फैमिलीज यही सोचती थी कि लड़कियों को टीचर होना चाहिए, और ज़्यादा हुआ तो लड़की डॉक्टर होती।
कोई भी अपनी लड़की को इंजीनियर बनाने के बारे में सोचता नहीं था, कोई भी आईएएस के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचता था, और कोई पुलिस में या आर्म फोर्सेस में तो सोचता ही नहीं था। ये ऐसी चीज़ें थी कि जहाँ महिलाओं को सोचा ही नहीं जाता था। लेकिन आज हम अगर देखें 2020 में, तो आज बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। आज बहुत सारी लड़कियाँ नेवी में जा रही हैं, आर्मी में जा रही हैं, इंजीनियरिंग कर रही हैं, आईएएस बन रही हैं, पुलिस में जा रही हैं, हर ब्रांच। आज लड़कियों के लिए बहुत ऑप्शंस हैं और लड़कों के लिए भी बहुत ऑप्शन हैं। पहले अगर कोई लड़का ये सोचता था कि मैं शेफ़ का कोर्स करूँगा, तो शायद उसके पेरेंट्स उसको करने नहीं देते थे। कि आप शेफ़ बन के क्या करोगे, आप तो खाने बनाने वाले बन जाते। आज देखिए शेफ़ का कैरियर कितना अच्छा है। आज लड़के शेफ़ बन रहे हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग में काम कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज हैं जहाँ लोग काम कर रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेटर बन रहे हैं। हमारे टाइम में ये ब्रांचेज नहीं थी। तो आज हमें वो एक जो कम्युनिकेशन गैप है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, जो अभी डिस्कशन भी हुआ था, उसको कम करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कितने सारे हम इंटीरियर डेकोरेटर देखते हैं, कितने सारे हम शेफ्स देखते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मल लीग से हटके काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं, आप वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के साथ कर रहे हैं काम, आप शहरों में काम कर रहे हैं, एनिमल्स के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे सोशल वर्क आप कर रहे हैं। आज बच्चा 20 साल में डिसाइड कर लेता है कि मुझे क्या सोशल वर्क करना है। जो अकल हम लोगों को 50 साल में आई, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अपने लिए कह रही हूँ, मुझे 50 साल में पता लगा कि मुझे अच्छा ये भी करना चाहिए, मुझे ये सोशल वर्क भी करना चाहिए। वो आज हमारे जो बच्चे हैं, यूथ हैं, वो 20 ईयर्स में डिसाइड कर लेता है कि मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बैगर्स है, मुझे बैगर्स को एजुकेशन के लिए प्रमोट करना है, मुझे बैगर्स के बच्चों को लेके एजुकेशन उनको देनी है, उनको मोटिवेट करना है, आप सरकारी स्कूल में पढ़ो, उनको इंसेंटिव देना है उसके लिए। आज ऐसे बच्चे हैं हमारे आसपास, आज ऐसे बच्चे हैं हमारे पास कि जो फॉरेस्टेशन के लिए काम कर रहे हैं, जो वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। 20-25 ईयर्स वाले बच्चे जागरूक हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। तो आज बच्चों की मानसिकता, बच्चों का डेवलपमेंट पुराने समय से काफ़ी आगे हो गया है। वो हर चीज़ के लिए जागरूक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को ये भी लगता है कि हमारे पेरेंट्स शायद ओल्ड फैशन हो गए या उनको समझ में नहीं आ रही बात। वो हमेशा थी और रहेगी भी। हमारे फादर आज भी जो हम 50+ वाले हैं, उनको सलाह देते हैं आज भी। और इंडिया में तो बच्चा चाहे 60 साल का हो जाए, वो बच्चा ही रहता है, पेरेंट्स सलाह देते ही रहते हैं। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक बीच में एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि बच्चा पास हो गया कि फेल हो गया, भाई फेलियर भी तो होते ही हैं। और मैं तो अपने जो फेल बच्चे हैं, हमेशा जब मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस के कुछ लिखती हूँ, तो मैं बच्चों को ये मैसेज जरूर देती हूँ कि और कोई बच्चा फेल हो गया तो कोई बात नहीं, कुंभ का मेला नहीं है कि 12 साल बाद आएगा, भैया अगले साल फिर आएगा एग्जाम, पूरी तैयारी से देना। हो सकता है इस बार तुम्हारे 80% आते, अगली बार 90% आ जाए। 10 साल के बाद सब भूल जाएंगे कि 1 साल का ब्रेक हुआ। तो यदि कोई बच्चा किसी बीमारी की वजह से, किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, आजकल फैमिलीज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम चलते रहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, किसी का जॉब छूट गया, किसी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो बच्चों के ऊपर असर पड़ता है, 1 साल खराब हो सकता है। लेकिन हम बार बार उनको बोलें कि नहीं नहीं तुमने तो ये नहीं करा, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। तो अगर 1 साल बच्चे का छूट भी गया है किसी कारणवश, अगले साल एग्जाम आएगा, अगले साल दे दीजिए, अच्छे से दे दीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे, आपके बच्चे का 90% आ रहा है तो मेरे बच्चे का भी 90% आए। बच्चा ये भी कह सकता है कि वो उसके बगल वाले जो बच्चा है, उसके पेरेंट्स तो कॉमर्स में बहुत स्ट्रांग है, उनका तो मैथ्स बड़ा स्ट्रांग है, अंकल का, पापा आपका तो नहीं है। लेकिन मैंने बच्चों को ऐसे कम कहते हुए सुना। हम पेरेंट्स जो हैं बच्चों को ज़्यादा कंपेयर करते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स को इतना ज़्यादा कंपेयर नहीं करते। तो इसलिए सबसे पहली बात है, हर बच्चा स्पेशल है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। हाँ, खाली नहीं बैठना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ बच्चा करेगा। लेकिन जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने का एक मन में मोटिवेशन बना रहना चाहिए। अगर मैं 50% वाला हूँ तो मेरे को 60% आने हैं, मैं 60 वाला हूँ तो मेरे को 70 लेके आने हैं, अगर मैं 95 हूँ तो मेरे को 97 के लिए मेहनत करनी है। ज़रूर आगे बढ़ने के लिए मेहनत करती रहनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में जो हमें हासिल करना है उसके लिए हम
उस रास्ते पे जा सकते हैं। आजकल मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी, हमारे जो बच्चे हैं, हम बच्चों को ऐसे ही ले लेते हैं कि बच्चा फिजिकली ठीक है, बच्चे की सेहत ठीक है, लेकिन आजकल जो मैंने बच्चों को नोटिस करा, उनको मेंटल हेल्थ के बारे में भी हमें बताना चाहिए अपने बच्चों को। यदि बच्चे को बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ रहा है, बच्चे को एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही है, या बच्चा आसपास बोल नहीं पा रहा है, अपना कन्वर्सेशन उसका सही से नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पेरेंट्स होने के नाते कभी ना कभी हम सोच लेते हैं कि नहीं, बच्चे को हमें साइकोलॉजिस्ट से क्या मिलाना, नहीं तुम खुश रहो, ये ऐसे ही नहीं है, कोई नहीं है, उसको अपने से हम रख लेंगे। हमें उस बच्चे को एक प्रॉपर एडवाइस कराना चाहिए, उसको काउंसलिंग सेशन कराने चाहिए। हो सकता है वो बच्चा 2 महीने में 3 महीने में एक नॉर्मल जो एक विचारधारा है उसकी तरफ आ जाए, लेकिन अगर हम उस बच्चे को काउंसिल नहीं कराएंगे, उस बच्चे को एडवाइस नहीं कराएंगे किसी भी साइकोलॉजिस्ट से, तो उस बच्चे में कहीं ना कहीं वो जो डिप्रेशन की फीलिंग है या एंजाइटी की फीलिंग है, वो उसके खुद के लिए भी घातक हो सकती है और आने वाले लोगों के लिए भी, समाज के लिए भी कहीं ना कहीं घातक हो सकती है। और जैसा कि हम रोज़ देखते हैं, आए दिन हम लोग सुनते हैं कि इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये जो मेंटल प्रॉब्लम कह लीजिए, इमोशनल प्रॉब्लम कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं बहुत आजकल इम्पॉर्टेंट हो गई है। और कहीं कहीं तो मैं ये देखती हूँ कि जो हमारी फिज़िकल हेल्थ है, फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, तो उस तरफ हम लोग पेरेंट्स होने के नाते अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। और बच्चे भी अगर कुछ ऐसा है तो शेयर करें, अपने फ्रेंड से शेयर करने से अच्छा है अपने फैमिली मेम्बर, अपने मदर, फादर, आंटी, अंकल, उनसे शेयर करें, तो उसका ज़रूरी कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। हम सभी लोग सोचते हैं हमारे बच्चे फर्स्ट आएँ, हमारे बच्चे टॉप करें, हमारे बच्चे ये करें, सब सुविधाएं देते हैं, बच्चा गाड़ी में घूमता है, बच्चे के पास AC है, सब कुछ है। आज समय ये है कि हमें बच्चों को स्ट्रीट स्मार्ट बनाने की जरूरत है। बच्चों को ये भी पता होना चाहिए, बच्चों को खुद भी कोशिश करनी चाहिए। पेरेंट्स ने उनको जो सुविधाएं दे रखी हैं ठीक है, लेकिन उनको स्ट्रीट स्मार्ट से मेरा कहने का तात्पर्य ये है, उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि सिटी बस में कैसे ट्रैवल करते हैं, उस बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि टेम्पो में कैसे ट्रैवल करते हैं, उस बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि अगर मुझे मेरठ से दिल्ली जाना है तो मुझे बस के माध्यम से कैसे जाना है, अगर मुझे कंपटीशन देने जाना है तो मैं अकेले कैसे जा सकता हूँ। उन चीज़ों के लिए हमें ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत है और जब बच्चा अचानक से इस भागदौड़ में आता है तो कहीं ना कहीं फिर उसको इमोशनल ट्रॉमा और मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। तो फिज़िकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ के साथ आज बच्चे को जिस सोसाइटी में वो मूव कर रहा है, उस बच्चे को वहाँ मूव करने के लिए एक स्ट्रीट स्मार्ट बच्चा भी हमें बनाने की ज़रूरत है। बच्चों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप 10th 11th के बाद जो भी है, आप 12th के बाद अपने आप को भी ग्रूम करिए। जब बच्चे छोटे होते हैं पेरेंट्स अपने हिसाब से उनको ढालते हैं, अपने हिसाब से रखते हैं। ग्रूमिंग का मतलब मेरा अकेले सिर्फ ये नहीं कि हमें अपना ड्रेसिंग स्टाइल बदलना है, हमें अपने फैशन स्टाइल बदलने हैं, वो भी ज़रूरी है। आप जिन बच्चों के साथ मूव कर रहे हैं, जो सोसाइटी में आप मूव कर रहे हैं, उसके अनुसार हम अपनी हर चीज़ें बदलनी है। ग्रूमिंग के साथ ये ज़रूरी है कि हमें अपना एक मेंटल जो ग्रूमिंग है उसको भी हमें चेंज करना है। समाज के साथ कैसे हम चलें, कैसे मूव करें, उन सब चीज़ों में हमें एक अच्छे हेल्दी नज़रिए के साथ आगे बढ़ना है। सबसे पहली बात मैं सभी बच्चों को ये कहूँगी कि आप अपनी रिस्पेक्ट करिए। भगवान ने सभी को स्पेशल बना के भेजा है, सबसे पहले हमको अपनी रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम स्पेशल हैं, हमें भगवान ने किसी खास कारण से, प्रकृति ने हमको इस दुनिया में भेजा है और हमें वो अपना काम पूरा करके ही जाना है। चाहे हमें एक अच्छा डॉक्टर बन के जाना है, चाहे अच्छा बिजनेसमैन बन के जाना है, चाहे अच्छा लीडर बन के जाना है, चाहे हमारा सपना इतना ऊंचा है कि हम इस देश के प्रधानमंत्री बनने की सोचें, चाहे हमारा ऐसा सपना है कि हम ये सोचें कि अगली बार जब मंगल ग्रह पे कोई आन जाएगा तो उसमें मैं एस्ट्रोनॉट बन के जाऊँगा। बड़े बड़े सपने ज़रूर हैं देखने और उनकी तरफ हमें काम करना है, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी रिस्पेक्ट करनी है। और जब हम अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो सोसाइटी आपकी रिस्पेक्ट करेगी, आपके घर वाले आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, जो आपके साथ हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आजकल बहुत सारी बातें होती हैं, हमारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से भी शेयर करते हैं, मुझसे भी बहुत सारे बच्चे शेयर करते हैं। हर किसी को भगवान एक सा नहीं बना के भेजता, चाहे वो एजुकेशन है,
चाहे स्किन कलर है, चाहे आप गांव के रहने वाले हैं, शहर के रहने वाले हैं, चाहे आप गरीब हैं, अमीर हैं, चाहे आप किसी रिलीजन में पैदा हुए, चाहे आप किसी कास्ट में पैदा हुए, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे बस में नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज करें। इसकी स्किन का क्या कलर है, कौन स्मार्ट है, स्मार्ट का क्या क्राइटेरिया हम लोग रखते हैं कि उसकी हाइट कितनी है, वो कितना वेट है, कितना कैसा उसका कलर काम, बीइंग अ पेरेंट भी एंड बीइंग अ चाइल्ड भी। साथ ही साथ क्या कर सकते, ये सारी चीज़ें जो गॉड गिवन है, उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने को आगे बढ़ाने के लिए कंटिन्यूस प्रोसेस में एक मेहनत कर सकते हैं। और उसके लिए स्टडीज़, अच्छी स्टडीज़ करना, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोचते रहें हमें आगे बढ़ना है, हम नहीं बढ़ पाएंगे। कंटिन्यूस हमें स्टडी करनी पड़ेगी, अपने प्रोग्राम, अपने प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हर फील्ड में बहुत अच्छे आजकल ऑप्शन हैं, जो भी मैंने सब्जेक्ट लिए उसके अनुसार मैं पढ़ा जाऊँ। और बच्चे अधिकतर 20 ईयर्स पे उनका डिसाइड भी हो जाता है कि उन्हें किस कैरियर को हमें चूज़ करना है। हमें आर्ट में जा रहे हैं, हम होम साइंस में जा रहे हैं, हम कॉमर्स में जा रहे हैं, या हम मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं। हर जगह हम ये सोच लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है। 20 to 30 ईयर्स कुछ प्रोफेशन बहुत लंबे चलते हैं, जैसे डॉक्टरी बहुत लंबा चलता है, कुछ प्रोफेशन कम टाइम चलते हैं, जैसे इंजीनियरिंग 4 साल में इंजीनियर बन जाते हैं, 5-6 साल जॉब मिल जाता है। तो जो डॉक्टर्स हैं उनको इंजीनियर से बड़ी जेलसी रहती है कि देखो 5 साल में कमाना भी शुरू कर दिया और बढ़िया जॉब मिल गया, सेटल भी हो गए लाइफ में। कुछ प्रोफेशन काफ़ी समय तक उनमें ट्रेनिंग चलती रहती है, चलते रहते हैं, उनका करियर काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। इस 20 to 30 ईयर्स के टाइम में हमें अपने कैरियर को भी आगे शेप करना है, अपनी पर्सनल चीज़ें भी, अपनी पर्सनल लाइफ को भी आगे चलाना है, उसमें कहीं बैलेंस भी बिठाना है। और साथ ही साथ हमें ये भी सोचना है कि हम 25 तक कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं। हमारे टाइम में सिनेरियो, अब से आप 30 साल पहले चले जाइए तो सिनेरियो बहुत चेंज था। तब ये कहा जाता था कि ठीक है पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, पैसे वैसे की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा तो आ ही जाता है जो लोग पढ़े लिखे होते हैं। पहले हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत कम थी, हाई स्कूल करो नौकरी मिल जाती थी, BA कर लिया तो नौकरी मिल गई, MSc कर लिया तो बहुत ही बड़ी बात है, डायरेक्ट नौकरी मिल जाती थी। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ नौकरी के चांसेस भी कम हुए और धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो हमें अपने मन में 20 to 30 ईयर्स में डिसाइड करना पड़ेगा, हमें बिजनेस करना है, हमें जॉब में जाना है, हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, हमारी अपने से क्या चाहते हैं, हम बहुत आगे फाइनेंशियली बढ़ना चाहते हैं या हम एक पर्टिकुलर पैकेज पे खुश हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो खुश रहने वाला है वो 50,000 रुपये महीने के लिए कमा के खुश रह सकता है, और अगर आप 50 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं तो भी हो सकता है आप खुश रहते हैं। खुशी अपने अंदर से ढूंढनी है, अपने अंदर हमें देखना है कि हम कितनी चीज़ों के लिए खुश हैं। लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि मेरे फ्रेंड के पास लंबी गाड़ी आ गई, मेरे पास भी आनी चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। ये आजकल जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें बढ़ गई हैं जो पिछले 25 साल में, वो नहीं आनी चाहिए। उनको कहीं ना कहीं हमें कंडेम करना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको हटाना चाहिए। मेरे फ्रेंड की ज़रूरत बड़ी गाड़ी है, उसका शौक बड़ी गाड़ी का है, मेरा शौक नहीं है। मेरा काम तो, अगर मैं मेरठ से दिल्ली जॉब करने जा रहा हूँ तो मैं तो बस से जाता हूँ, मेट्रो से जाता हूँ, मेरा काम तो छोटी गाड़ी से चलेगा, मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ। ये चीज़ें हमारे माइंड से हमें निकालनी पड़ेगी। क्योंकि आज जिसे हम सो कॉल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, तो ये 20 to 30 ईयर्स वाला जो हमारा यूथ है, वो स्टैंडर्ड, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको लेके बहुत असमंजस में रहता है। उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए वो मेहनत करता है कि नहीं, मेरे पास 2 BHK में काम नहीं चलेगा, मुझे तो 3 BHK लेना है, फलानी सोसाइटी में लेना है। ये हमें कहीं ना कहीं उसमें सोचना पड़ेगा कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमें क्या करना है। अगर हमारी ज़रूरत है तो ठीक है, हमें उसके लिए मेहनत करनी है और कमाना है। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारी ज़रूरत नहीं है और सिर्फ सोसाइटी में वो लोग यूज़ कर रहे हैं, या हमारे फ्रेंड या हमारे कजन्स, हमारे और लोग जानने वाले यूज़ कर रहे हैं, हमारी ज़रूरत नहीं है, तो उसके पीछे ना भागें। आज का यूथ दुनिया बदलने की हिम्मत रखता है,
तो आज का यूथ को खुद को भी बदलना है, और आज के यूथ को ही हिम्मत करके अपने आसपास की सोसाइटी को भी बदलना है। क्योंकि कल जब हम 30 के बाद लीडरशिप की तरफ चलेंगे, लीडरशिप से मेरा कोई ऐसा ये कहना नहीं है कि कोई पॉलिटिकल लीडर, मेरा ये मानना है कोई स्पिरिचुअल लीडर भी लीडर है, कोई टीचर भी एक इतना अच्छा काम करता है कि वो मैं उसको लीडर मानती हूँ। गांव में रहने वाली एक महिला जो पंचायत का इलेक्शन लड़ लेती है, वो भी मुझे कभी कभी एमपी से ज़्यादा बढ़िया आती है। वो अपने गांव को चमका देती है, वो वहाँ की एक बड़ी लीडर बन जाती है। कोई स्वच्छता कर्मी अच्छा काम कर देता है, वो अपने ग्रुप में लीडर बन जाता है। कोई गांव की महिला बैलगाड़ी चलाती हुई जाती है, तो मुझे लगता है देखो क्या मस्त है, गांव में रहकर बैलगाड़ी चलाती हुई जा रही है चारा लेके, कितनी स्मार्ट है, ये तो मेरे से भी बढ़िया है। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मुझे स्कूटर चलाना भी नहीं सीखा मैंने, और ये देखिए कितनी बढ़िया महिला है, तो बैलगाड़ी चला के लेके जा रही है। तो वो लीडर है, वो अपने गांव की लीडर है, वो गांव में महिला को सशक्त कर रही है। वो टीचर जो एक टीचर गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, एक्स्ट्रा टाइम ट्यूशन में दे रहा है गांव के बच्चों को, वो मेरा लीडर है, मैं उसको भी लीडर मानती हूँ। लीडर का मतलब ये कि वो समाज में क्या बदलाव कर रहा है, वो समाज को क्या चेंज करने की कोशिश कर रहा है। लीडर का मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर है, जय हो जी और नारे लगाती है और काम कर दिए और हो गए लीडर, मंत्री बन गए, मंत्री से फिर आगे और बहुत सारी चीज़ों पे चले गए, वो लीडर नहीं है। एक बिजनेस वाला आदमी भी लीडरशिप कर सकता है। मैं उस किसान को भी लीडर कहती हूँ जो गाँव में रह के 10 बीघे की खेती में पॉली जो हमारी क्लिनिक ये होते हैं फार्मिंग, उसमें सब्जियां उगा रहा है, वो भी लीडर है। गांव वालों को दिखा रहा है कि देखिए आप ऐसे करके कम जमीन में कैसे पैसा कमा सकते हैं। गांव का एक छोटा सा आदमी, छोटा सा किसान ये बताता है गांव वालों को कि गोबर से केंचुओं की खाद कैसे बना दी जाए और पूरे वेस्टर्न यूपी में सप्लाई कर दी जाए। गांव की एक महिला कूड़े से खाद बनाना शुरू कर देती है, उसको सप्लाई करना शुरू कर देती है। गांव की एक महिला गुड़ के प्रोडक्ट बना के, कैंडीज बना के उनको बेचना शुरू कर देती है, वो हमारी लीडर है। एक बहुत ही हल्के फुल्के दर्जे से, बहुत ही कम जो हल्के दर्जे से इकोनॉमिकली जो एम्पावर्ड है उस तबके की महिला आ रही है, और वो कुछ अपने लोकल प्रोडक्ट्स को बाजार में बेच रही है, अचार बना लेती है, कुछ उसके सॉसेस बना लेती है। वो हमारी लीडर है, हमारे गांव की, वो हमारे शहर के स्लम्स की लीडर है। वो उन औरतों को बता रही है कि आप कैसे पैसा कमा सकते हो, आप कैसे काम कर सकते हो, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। आप सिर्फ अपना फैमिली को ही नहीं सपोर्ट कर रहे हो, आप अपना सोसाइटी को भी सपोर्ट कर रहे हो। आप खुद तो काम कर ही रहे हो, एक जने को और को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, वो हमारी लीडर है। तो लीडरशिप और ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन अच्छी होगी तो आपकी लीडरशिप अच्छी डेवलप होगी। एजुकेशन अच्छी होगी, अच्छी दिशा में जाएगी, आप अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो आपकी लीडरशिप बहुत प्रोग्रेसिव होगी, सोसाइटी को बहुत कुछ दे पाएगी। ज़रूरी नहीं कि सोसाइटी आपकी तारीफ करे, लेकिन जब आप ईमानदारी से काम करते चलते हैं, जब आप लोगों को जोड़ के काम करते चलते हैं, और जब आप ये देखते हैं आज का जो 12th का स्टूडेंट है वो आने वाले 6 साल में ये देखता है और ये सोच के जाता है अपनी प्रोफेशनल डिग्री लेने कि मेरे मोहल्ले में जो बर्तन मांगने वाली है उसके बच्चे को मेरे को सपोर्ट करना है एजुकेशन के लिए, तो मैं उसकी तारीफ करती हूँ। वो लीडर है मेरा, प्रेसिडेंट नहीं है लेकिन वो एक ब्लॉक का लीडर है। वो कैसे 15 अगस्त मनवा रहा है अपनी कॉलोनी में, वो कैसे 26 जनवरी मनवा रहा है, वो कैसे देशभक्ति के प्रोग्राम कर रहा है, वो कैसे जब बाढ़ आ जाती है लोगों को सपोर्ट करने के लिए मोटिवेट करता है, वो हमारा लीडर है। उस लीडर के मन में कहीं ना कहीं सोशल वर्क है, कहीं ना कहीं उसकी एजुकेशन काम आ रही है, कहीं ना कहीं उसके फैमिली के संस्कार काम आ रहे हैं। यदि उसके माँ बाप ने उस समय उसकी एजुकेशन के टाइम ये बोला था कि पड़ोसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम क्यों फिक्र करें, हमें तो अपनी फैमिली की फिक्र करनी है, तो वो कभी सोशल वर्कर नहीं बनेगा, कभी अच्छा लीडर नहीं बनेगा। जब हम अपनी फैमिली से ये भाव लेके चलेंगे कि हमें अपना तो करना है, अपनी फैमिली का भी करना है, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई
वंचित है, पीड़ित है, परेशान है, ज़रूरतमंद है, तो अपनी पॉकेट के अनुसार उसकी भी मदद करेंगे, तो हम एक अच्छा लीडर, अच्छा समाज बना पाएंगे। और अच्छे लीडर वही होते हैं, देखिए बहुत बार सुनने को मिलता है कि भाई लीडर में ये क्वालिटी है तो ये बहुत क्वालिटी नहीं भी है। मैं बड़ी फ्रैंकली आपसे एक शेयर करना चाहती हूँ बात। मुझे 45 साल के बाद समझ में आया कि पैसा जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जहाँ से जिस परिवार से आती थी, कभी मेरे को कोई चीज़ की ऐसा नहीं रहा, और मैं डॉक्टर बन गई, मेरे हस्बैंड डॉक्टर, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैंने जब अपने आसपास नज़र दौड़ाई और जब मैं अपनी डॉक्टरी का वो पूरा हॉस्पिटल छोड़ के बाहर गई, तो मुझे लगा नहीं, पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसे के बिना पढ़ाई रुक जाती है, पैसे के बिना एक इंटेलिजेंट बच्चा डॉक्टर होने से रह जाता है, पैसे के बिना एक लड़की की शादी उसके जो स्टैंडर्ड है उससे कम कर देना चाहता है, पैसे के बिना एक आदमी बीमार जो ठीक हो सकता था उसका इलाज रुक जाता है। तो इसलिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ में कहूँगा बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए। और जो पैसा हम कमाते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी सोसाइटी को भी नहीं देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में जैसे कहा जाता है कि 25 to 50 ईयर्स हम अपनी फैमिली को पढ़ाने, आगे बढ़ाने में उसके ड्यूटीज़ पूरे करने में लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी को भी साथ लेके चलना चाहिए। और मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है कि आज का यूथ, मेरे खुद के छोटे से मोदीनगर शहर में कितना यूथ है जो जानवरों के हेल्प के लिए लगा हुआ है। रात के 2 बजे भी फ़ोन आता है, क्रेन चाहिए, जानवर गिर गया, गाय गिर गई नाले में, निकालना है मैडम। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज का यूथ उस सेवा के काम में लगा हुआ है। कितने लड़कियां मैं जानती हूँ मोदीनगर में कि वो अपना इंजीनियरिंग का अच्छा एक कैरियर छोड़ के मलिन बस्तियों के बच्चों को पढ़ाने में लगे। वो है लीडर मेरे, अपना कैरियर उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया और आज वो मलिन बस्ती के बच्चों को पढ़ा रही हैं, स्कूल में पढ़ा रही हैं, उनके लिए सिफारिशें कर रही हैं, उनको आगे बढ़ा रही हैं। क्योंकि अपने लिए तो हम सभी करते हैं। आप सोचिए, आप पढ़ गए, अच्छे बन गए, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, बहुत अच्छे बैंक के ऑफिसर बन गए, बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन गए, आपका बहुत अच्छा घर बन गया। घर की छत पे खड़े होके जब हमने नज़र दौड़ाई तो चारों तरफ गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, बिना पढ़े लिखे बच्चे हैं, गंदगी में बच्चे घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एहसास ज़रूर होता है कि हम अगर सक्षम हैं तो हम इस समाज के लिए क्या करेंगे, वो लीडरशिप। मैं ये नहीं कहती कि अगर मुझे एजुकेशन पसंद है तो आप भी एजुकेशन में काम करें। बहुत सारे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। कोई वाइल्ड लाइफ में काम करता है, कोई अपने शहर के एनिमल्स के लिए काम करता है जिनको जानवर जीता है, कोई महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता है। और आज का यूथ इतना मोटिवेटेड और इतना इंटेलिजेंट और अपना ऊपर कॉन्फिडेंस है उसे कि वो जो हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे हैं, उनके एजुकेशन के बारे में सोचता है। आज का यूथ हमारा इतना इंटेलिजेंट है, थर्ड जेंडर के बारे में सोचता है कि थर्ड जेंडर वाले लोग क्यों नाचने गाने में अपना टाइम लगाते रहते हैं, क्यों नहीं ये पढ़ते हैं, क्यों ये पढ़ के आगे नहीं हिस्ट्री में आ जाते हैं। इतना आज हमारा यूथ जो है आगे बढ़ रहा है। हम पहले एक स्ट्रेट लाइन पे चलते थे, लेकिन आज हमारा यूथ स्ट्रेट लाइन पे नहीं, इधर उधर बहुत सारे ऑप्शंस देखता है। आज ऑप्शंस हैं भी बहुत, लेकिन अब हमारा यूथ हमारे अपने ट्रेडिशनल रास्तों से हट के नए रास्ते बना रहा है, ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़ के नए बिजनेस चालू कर रहा है, अपने लिए भी काम करता है, अपने सोसाइटी के लिए भी काम करता है, अपनी फैमिली के लिए भी काम करता है और देश के लिए भी काम करता है। जो पहले कभी ऐसा फीलिंग नहीं आता था, आज देश का जो यूथ है वो हर चीज़ के लिए कंसर्न है। कहाँ बाढ़ आ गई, कहाँ क्या इश्यूज हो रहे हैं, कहाँ मॉलेस्टेशन के केस हो रहे हैं, कहाँ पुलिस एक्टिव नहीं है। हमारा यूथ पूरा एक्टिव है, वो फेसबुक पे, ट्विटर पे अपने विचार प्रकट करता है, अपने सुझाव देता है, अपने सजेशन देता है, और वो कहीं ना कहीं उसको बदलता भी है, उन चीज़ों को बदलता भी है। तो आज का यूथ बहुत पावरफुल है। अपने यूथ से मैं यही कहना चाहूँगी
पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे से ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पैसे से ऊपर रिश्ते भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ भी हैं। अंधाधुंध पैसे के पीछे हम ना भागें, अंधाधुंध वेस्टर्न कल्चर के पीछे हम ना भागें, अंधाधुंध हम मॉडर्नाइजेशन के पीछे ना भागें, अंधाधुंध हम ये ना सोचें कि हम प्रकृति से ये भी ले लें वो भी ले लें। कहीं ना कहीं हम कुछ प्रकृति को वापस देने की, अपनी फैमिली को वापस देने की, अपनी सोसाइटी को वापस देने की आदत डालें। यूथ कुछ मेहनत कर रहा है, कुछ मेहनत और भी करने की ज़रूरत है। उन्हीं यूथ में से बहुत बड़ी बड़ी लीडरशिप आने वाली है, बहुत बड़े बड़े अपने अपने फील्ड के मास्टर आने वाले हैं। लेकिन आज जो हमारे यूथ है, जो मेरा 9th 10th के मैंने बच्चे जुड़े हुए देखे, उनसे मैं फिर निवेदन करूँगी, पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। हम पढ़े लिखे हैं, हम एक मंच पे खड़े होते हैं जब पढ़ लिख कर, तो कोई हमसे ये नहीं पूछता कि आप कौन सी जाति के हैं, कौन सी बिरादरी के हैं, कौन से गांव से आए, आप क्लर्क के बेटे हैं, आप किसी चौकीदार के बेटे हैं, या आप कहाँ से आए। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें बराबरी का लेवल देता है। एजुकेशन से हम सब बराबर माने जाते हैं, इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन से हम अपने को भी बहुत कुछ दे सकते हैं और अपने समाज को भी बहुत कुछ दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपने यूथ से ये भी कहना चाहूँगी कि हम बहुत सारी चीज़ों में भागते रहते हैं, पीछे भागते रहते हैं। कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा, ये हमारा एम है, ये हमें काम करना है। जो हमारी कैपेसिटी है उससे हम 10 गुना ज़्यादा सोचें, लेकिन हम कहीं ना कहीं 100 गुना ज़्यादा ना सोचने लगें, क्योंकि 100 गुना ज़्यादा सोच लेंगे तो शायद हम वहाँ तक ना पहुँचें। तो 10 गुना सोच के उस एम को पूरा करके फिर हम आगे बढ़ें, फिर और 10 गुना सोचें, अपनी जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा 10 गुना सोचें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन वो हमारे प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे होने चाहिए, प्रोजेक्ट हमारे फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे होने चाहिए। अगर मुझे मन करता है कि मेरा एक ऐसा ओल्ड एज होम है, तो मुझे ये सोचना पड़ेगा जो मैं सोसाइटी को दूँ कि मेरी पॉकेट कितना अलाउ कर दूँ। मैं अपना सारा पैसा एकदम इन्वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी ड्यूटीज़ मेरी फैमिली के लिए भी हैं और मेरी ड्यूटीज़ मेरे अपने लिए भी हैं कि मैं अपने ओल्ड एज के लिए कैसे क्या करूँ। तो मनी मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है यूथ के लिए, कि हम सोसाइटी को कितना शेयर दें, हम अपनी फैमिली को कितना शेयर दें, हम अपने माता पिता के लिए क्या करें, और अगर हमारे नज़दीकी कोई कमज़ोर आदमी तो उसके लिए क्या करें। हालांकि आज का यूथ अपने मनी मैनेजमेंट में काफ़ी स्मार्ट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपनी पॉकेट से कितना सोसाइटी के लिए खर्च करें और कितना अपने लिए रखें। 100% अपने लिए मत रखिए, थोड़ा सा सोसाइटी के लिए खर्च करना ही होगा। क्यों? क्योंकि आप ये सोचिए कि हमें बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, उसके बदले में हमें थोड़ा सा सोसाइटी को देना होगा। हमें रोज़ सूरज की रोशनी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें रोज़ चंद्रमा की रोशनी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, हवा मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, सब प्रकृति से मिलने में भगवान दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपस में जो हमारी ह्यूमन बीइंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, प्रकृति है, आसपास के लोग हैं, उन्हें हमें वापस करना है। वो तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन किसी ना किसी रूप में गिव एंड टेक चलता रहता है, हमें कहीं ना कहीं वापस करना ही। एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं। अधिकतर जो बच्चे अपने हॉबी को अपने कैरियर में बदल लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का बड़ा टेक्निकल माइंड होता है, वो टेक्निकल माइंड अगर इंजीनियरिंग में चला जाए तो वो बच्चा कमाल करेगा। बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट होता है कि वो सितारों को देखें, प्लैनेट्स के लिए बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो उस फील्ड में जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमें अपने बच्चों को भी उनकी हॉबीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, और अगर उनका कैरियर उनकी हॉबी से मिलता जुलता हो जाए तो डेफिनेटली आप मानिए कि वो सोने में सुहागा है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो जिनकी हॉबी अपने प्रोफेशन में चली जाती है, जो प्रोफेशन को अपने हॉबी के अनुसार अपना लेते हैं, वो बहुत पीक पे चले जाते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं देश के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी। तो वो सब चीज़ें हमें पहचाननी चाहिए, और इन सब को देख के हमारा यूथ पढ़ा, मेहनत करी,
मेहनत करने से मेरा मतलब ये है कि जितनी हम कर सकते हैं उस पोटेंशियल से हमें आगे जाना है, उससे ज़्यादा मेहनत करनी है, उससे 25% मेहनत अब की बार ज़्यादा करनी है, फिर 25% मेहनत ज़्यादा करनी है। तब हम आगे बढ़ेंगे, डेवलपमेंट होगा और सोसाइटी को, देश को आगे ले जाएंगे। अंत में एक छोटी सी बात मैं शेयर करूँगी आपसे। आज यूथ आगे जा रहा है। हम लोगों ने शायद अपने पुरानी जनरेशन की चीज़ें पूरी कर दी, थोड़ी सी आगे भी करेंगे। अपनी कल्चर को एक जनरेशन दूसरी जनरेशन तक कैसे ले जाएगी, अपनी कल्चर को आगे ले जाना। हम जिस रिलीजन से आए हैं उसको हेल्दी वे में आगे बढ़ाना। हम जिस फैमिली से आए हैं उसके संस्कारों को आगे बढ़ाना। हम जिस गांव से आए हैं उसके लिए हमें कुछ सोचना करना, और जिस हम सोसाइटी से आए हैं उसके लिए सोचना और उसके लिए कुछ करना। जाके वहाँ हम देखेंगे, कुछ बुक्स वहाँ पे देखे आए, कुछ समय वहाँ पे बिता के आए। इसी तरह से कुछ समय हम अपने बुजुर्गों के साथ बिताएं, कुछ समय हम प्रकृति के साथ बिताएं, प्रकृति में पेड़ पौधे जानवर किसी के भी साथ बिताएं। एक हम अपनी हॉबी नेचर से जुड़ी हुई डेवलप करें, कुछ भी हो सकती है। फॉरेस्टेशन करें, वाटर कंजर्वेशन करें, पॉल्यूशन कम करें। बहुत सारी नदियाँ खराब हो रही हैं, थोड़ा सा पुनः साफ कर दीजिए। आप साफ करेंगे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। आप गांव का तालाब साफ करने को निकलेंगे, बहुत सारे लोग पाउडर लेके आ जाएंगे। अगर एक जानवर, जैसे अभी बच्चे ने बताया था, उसको आपने क्रिमिनेट करा, उसे दबाया, बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे आपको देख के। जो आप करते हैं उसे लोग फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो फॉलो नहीं कराया जाता। और जब आप लीडर बन जाएंगे तो आपकी हर चीज़ फॉलो करी जाएगी। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसा हेयर स्टाइल बनाते हैं, ये तक फॉलो करा जाता है। जो लोग आगे बढ़ जाते हैं, हम अपने टीचर्स को फॉलो करते थे, और अगर कोई मैनेजर है तो उसके नीचे वाला स्टाफ को फॉलो करता है। हमें अच्छी चीज़ें डेवलप करनी चाहिए, अच्छे संस्कार डेवलप रखने चाहिए और आने वाले जनरेशन्स को देने चाहिए। अगर हम ऐसे करते रहेंगे, अच्छी लीडरशिप तो हमें डेवलप होगी, सोसाइटी का भी बहुत कल्याण होगा। और मेरा ये मानना है पर्सनली, मैं जैसा कि अभी हिमांशु जी ने बताया था कि मैं डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं अपने कैरियर के पीक पे थी। मेरा हॉस्पिटल एक अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत मेहनत से काम करते थे। हम लोगों ने अपने प्रोफेशन को जी जान से काम करा, जी जान से मेहनत करी। और जब मैं अपने प्रोफेशन के पीक पे थी तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने प्रोफेशन छोड़ के पॉलिटिक्स में आ गई। मुझे अभी भी कभी कभी अपनी क्लिनिक याद आती है, वो अपना स्टारडम याद आता है डॉक्टरी का। लेकिन फिर मैं सोच लेती हूँ कि नहीं, मैं पॉलिटिक्स में आ गई तो मेरी पावर्स और बढ़ गई। आज मेरी पावर पॉलिटिक्स में एक लीडर होने के नाते ये बढ़ गई कि मैं एक टूटी सड़क बना सकती हूँ, मैं एक वाल्मीकि कॉलोनी में नल लगवा सकती हूँ, उनकी धर्मशाला बनवा सकती हूँ, मैं एक प्राथमिक विद्यालय जिसकी बिल्डिंग गिरने वाली थी वो मैं उसको तोड़वा सकती हूँ और उसको बनवा भी सकती हूँ। ये मेरी पावर बढ़ी है लीडर होने के नाते। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नेता बन गए तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर नेतागिरी को हम लीडरशिप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं डॉक्टर थी और मैं एमएलए मोदी नगर की। जैसे ही कोरोना शुरू हुआ मैंने खटाखट मीटिंग्स करनी शुरू कर दी एसडीएम के साथ। मेरी जिम्मेदारी मेरे मोदी नगर तक बनती थी कि मुझे मोदी नगर को सेफ रखना है। मैंने हर लेवल तक मीटिंग करी। मैं खुद जाती थी तहसील में, ऑफिस में, नगर पंचायतों में, कैसे सैनिटाइजेशन करना है, क्या क्या करना है। मैंने अपनी सारी डॉक्टरी वहाँ लगा दी, मैंने उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में लगा दी, उनको बढ़ाने में लगा दी, उनको पढ़ाने में समझाने में लगा दी। उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन होते रहे, शुरुआत में सब कुछ हुआ और हम काफ़ी हद तक सेफ रहे। हमारी नॉलेज कहीं बेकार नहीं गई। मेरा डॉक्टर बन के पॉलिटिक्स में आना कहीं बेकार नहीं गया और उसको मैंने और पॉलिश किया। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी हम लोग ऐसे ही करते रहें। मैं तो जस्ट, क्योंकि सभी लोग सोचते होंगे कि डॉक्टरी का पीक का कैरियर छोड़ के एक आए तो पॉलिटिक्स में आ गई, तो बिल्कुल डिफरेंट है, वाकई में बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन कहीं भी हम अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं पोषण के बारे में बात करती हूँ अपनी एएनएम्स के साथ जाके, अपने गांव के प्रधानों के पास जाके, उनको, जो आपको पता होगा गांव में पोषण बांटा जाता है
उनके बारे में बात करते हैं, तो हम कहीं भी कर सकते हैं। तो अपने बच्चों में हमें लीडरशिप ये डेवलप करनी है, आप जहाँ भी हो, जिस हालात में भी हो, खुश रहना है, अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, अपनी नॉलेज को, सोसाइटी को एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए यूटिलाइज करना है। आने जाने वाले सब चले ही जाते हैं, नेता भी बन के चले जाते हैं, कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन हम सोसाइटी को क्या देके जा रहे हैं, वो चीज़ें याद रखी जाती हैं। सभी बच्चों को मैं पुनः बहुत धन्यवाद देती हूँ, और जो बहुत अच्छे स्पीकर्स थे, खासतौर से ब्रिगेडियर सर को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। मैंने उनका पूरा सुना था, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। और आज के सारे स्पीकर, कल मैं नहीं अटेंड कर पाई थी, मेरी कुछ मीटिंग थी, सारे स्पीकर बहुत अच्छे थे। मैम आप सभी को थैंक यू, आज जितने भी स्पीकर्स ने बोला, और हिमांशु जी को स्पेशल थैंक्स कि उन्होंने एक एमएलए को ये समझा कि इतने इंटेलेक्चुअल क्लास में आके वो अपनी बात शेयर कर सके। थैंक यू वेरी मच।